तो जिन्होंने लास्ट क्लास में अटेंड किया था वो ये समझ लो कि दोबारा तुम लोगों को सॉल्व करना है, डेरिवेशन करना है। आगे हम कंटिन्यूएशन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पे जाएंगे, ठीक है। और टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल दोनों एक्सेलरेशन देखेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उस केस में भी, ठीक है। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या क्या चीजें हमने किया था पूरा स्टार्टिंग से मैं बताते चल रहा हूं, जितना जितना तुम लोगों को याद है बीच बीच में बताते हुए चलना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले किसको बोलते हैं हमने वो डिस्कस किया था। किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ, एक बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसके लिए हमने इसको देखो समझा था, मान लेते हैं इनिशियली जो बॉडी है उसकी पोजीशन यहां पर है, इसको हमने क्या अज्यूम किया था, पी नॉट। ये पी नॉट उसकी पोजीशन है जब टाइम टी इज इक्वल टू क्या था, 0। फिर उसके बाद हमने कुछ टाइम इंटरवल के बाद देखा कि भाई उसकी पोजीशन चेंज हो गई, और पोजीशन चेंज होके वो अब आ गई है पॉइंट ए पे, ठीक है। जब वो पॉइंट ए पे आई तो उस समय हमने अज्यूम कर लिया टाइम टी जो था वो कितना था, t1 था। तो अब ये जो बॉडी एंगल बना रही, इस एंगल को हमने क्या अज्यूम किया था, θ1। फिर उसके बाद ये तुम लोग ना दोबारा खुद से सॉल्व करते जाओ, ये डेरिवेशन देखना नहीं है क्योंकि करना है तभी वो होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम t इज इक्वल्स टू t2, ये पोजीशन इसकी क्या आ गई, यहां पर आ गई बी पे। अब जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हमने किससे डिनोट किया, θ2 से। तो यहां पर जो दोनों एंगल का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमने किससे डिनोट किया है, डेल थीटा से। याद है ये सारी चीजें, ठीक है। अब डेल थीटा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल का चेंज। कहां से कहां तक, टाइम t1 से लेके t2 के बीच में। इसका एक पर्टिकुलर नाम हमने दिया, क्या नाम है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डेल थीटा इज इक्वल्स इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन से रूल से पता चलता है, राइट एंगल थंब रूल। तो उसके लिए हम राइट एंगल को ऐसा रखते हैं, फिंगर्स को उस तरफ रिवॉल्व करते हैं जहां पर उसका पार्टिकल का मोशन है। तो अगर फिंगर्स इस तरफ रिवॉल्व किया तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो डेल थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड दिस बोर्ड। क्लियर हो गया ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहां पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने किससे डिनोट किया था, डेल एस। डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल एस को क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, डेल थीटा और डेल एस के बीच में, तो मुझे एंगल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो एंगल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बाय रेडियस, ये था एंगल। तो यहां पर जो एंगल हम निकालना चाह रहे हैं वो डेल थीटा वाला एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और उस समय इसकी आर्क को हमने किससे डिनोट किया है, डेल एस से। और रेडियस को हम यहां पर ले लेते हैं आर। तो डेल थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल एस अपॉन आर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम आए एंगुलर वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय dt कर दिया दोनों तरफ, dt या डेल टी मान लेते हैं, डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी किया। तो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1 अपॉन आर डेल एस बाय डेल टी। ये क्लियर हो गया। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और किससे डिनोट करेंगे इसे हम, ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और इसको डिनोट करेंगे हम ओमेगा से। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि हम एक लार्ज टाइम ले रहे हैं, t1 से t2 ले रहे हैं। तो इसलिए इस एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा के ऊपर हम बार बना देंगे, और इसका मतलब हो जाएगा, इस बार का मतलब होगा एवरेज।
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इस पे बेस्ड मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था, अगर याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, अगर टाइम 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो आप 0 सेकेंड पे एंगल और 2 सेकेंड पे एंगल निकालोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे और टाइम डिफरेंस लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल फिर से दूंगा ताकि याद आ जाए, और जो बच्चे एब्सेंट थे वो थोड़ा सुन ले। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और इंस्टेंटेनियस में क्या अजम्पशन होता है, अजम्पशन ये होता है कि टाइम का चेंज बहुत कम है, डेल टी टेंस टू क्या है, 0 है। डेल टी अगर टेंस टू 0 है तो ऐसी कंडीशन में जहां जहां पर डेल लग रहा है तो डेल टी को हम क्या ले लेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, डी टी से। डेल थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, डी थीटा से। और डेल एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, डी एस से। समझ में आई ये चीज। तो जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना है तो उस समय डेल टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल टी टेंस टू 0 हो जाएगा और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इस वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे डी थीटा बाय डी टी से, डी थीटा बाय डी टी से। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब इसके यूनिट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो डेल थीटा का यूनिट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसका डायमेंशन क्या होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0। क्लियर। और वहीं अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, m0 l0 t -1। ठीक है, जिनको याद है बोलते जाना, बताते जाना। ठीक है, और नहीं है तो थोड़ा सा रिकॉल करते जाओ। यहां तक हो गया सबको क्लियर। ठीक है, इसके बाद मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताया था जो ये दोनों चीजों पे डिफरेंसेस क्रिएट करे। वो क्या है, अगर मान लो थीटा मतलब जो एंगल है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू है टी स्क्वायर -3t। मान लो ये थीटा की वैल्यू, +3t ले लेता हूं फिलहाल, टी स्क्वायर +3t ये थीटा की वैल्यू है। अगर आपको बोलता है एंगुलर वेलोसिटी निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो इन 2 सेकेंड्स, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप टाइम t1 को 0 सेकेंड अज्यूम करोगे और उस समय एंगल निकालोगे जिसको आप क्या ले लोगे, θ1 ले लोगे। तो θ1 की वैल्यू अगर यहां पर 0 डालूंगा तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब टाइम t2 को क्या ले लोगे, 2 सेकेंड ले लोगे। अब θ2 निकालोगे तो θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो t की जगह 2 डालना, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 + 3 2 6, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। तो θ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो अब जो एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी उसको हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, जो 0 से 2 सेकेंड्स के बीच की है। और उस समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब कि डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। तो चेंज इन एंगल कितना हो गया, चेंज इन एंगल 10 - 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 - 0। तो 10/2 मतलब कितना गया, 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन एट 3 सेकेंड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो आपको 3 सेकेंड इस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टी स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2t, और 3t का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब t की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे। तो 3 2 सा ये कितना हो गया, 6, 6 + 3 कितना हो गया, 9। तो ये हो जाएगा 9 रेडियन पर सेकेंड। ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी एट दैट इंस्टेंट। क्या ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद हमने और क्या क्या चीजें इसमें की थी, हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बनाया था। तो यहां पर हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी उसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, एंड लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव किया था। कैसे किया था रिलेशन डिराइव, तो यहीं पर आते देखो, अभी हमने क्या देखा था, ये ओमेगा इज इक्वल टू ये वाला रिलेशन थोड़ा सा ध्यान दो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, 1/r डेल एस बाय डेल टी, यही आया था। अब वही कंडीशन लेते हैं, डेल टी टेंस टू क्या ले लेते हैं हम, 0, या डेल टी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, डी टी से, स्मॉल चेंज। तो डेल एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल एस रिप्लेस हो जाएगा डी एस से। क्लियर हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r डी एस बाय डी टी। क्लियर हो गया ये चीज। अब डीएस क्या है, डीएस क्या है, चेंज इन पोजीशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, डीएस हमने क्या लिया था, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही चीज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वी से। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू वी। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर। तो हमने ये चीज देखा कि भाई लीनियर वेलोसिटी जो है that is equals to omega, omega मतलब angular velocity multiplied by क्या है, ये रेडियस है। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसमें अलग अलग कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और ये भी देखा था कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन पे फॉलो नहीं होता है, वो लीनियर मोशन पे भी एप्लीकेबल होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है, आप एज अ ऑब्जर्वर उसको देख रहे हो, तब भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसके पीछे हमने एक आध फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किया था, हालांकि वो एनसीईआरटी के स्कोप का नहीं है, लेकिन फिलहाल उसको हमने देख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद इस चीज के बाद हमने क्या डिस्कस किया, एंगुलर एक्सेलरेशन। याद होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन के लिए अब हम इसमें डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, या इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इधर पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, और ये हो गया वी। राइट साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और इधर पे क्या आ गया, ओमेगा आर। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये हो गया डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ में, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्सेलरेशन ए से। आर क्या है, आर कांस्टेंट है, वो रेडियस है उस पाथ का, तो वो तो कांस्टेंट है, तो वो आ गया बाहर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट पे क्या होता है, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम अलग तरीके से डिनोट करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसको पहले मैं लिखता हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं अभी बता नहीं रहा हूं, लेकिन बाद में कभी डिस्कस करेंगे उसमें। अल्फा का जो मतलब होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू ये हो गया रेडियस। मैं ना एंगुलर एक्सेलरेशन को पहले, रेडियस को बाद में लिख रहा हूं, एक्चुअली उसके पीछे एक वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट फॉलो होता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर में ना यहाँ पर बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस जो होता है नॉन कम्यूटेटिव होता है, काफी उसके पीछे का मैथमेटिकल रूल है, हम आगे देखेंगे उसको बाद में। यहां तक का डेरिवेशन हमने किया था, याद है ना सबको, यहां तक का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो हेडिंग डालना। अच्छा नहीं, और कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी, क्या क्या डिस्कस किया था, छोटा मोटा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कल, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये हो गया टाइम पीरियड। और एफ क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बार घूम रहा है,
कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड। एक बार घूमने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर इन दोनों का और ओमेगा का रिलेशन हमने देखा था, एंगुलर वेलोसिटी और इन दोनों के बीच में क्या था रिलेशन? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। और टी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है? टी क्या होता है? 1/f होता है, या एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/t होता है। तो 1/t को हम एफ से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई एफ आ जाएगा। ये कैसे आया था रिलेशन, किसी को याद है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी कैसे आया? हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखो ये कैसे आया, यहां पर ध्यान रखना। ओमेगा क्या था? डेल थीटा बाय डेल टी। डेल थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब एक पूरा राउंड होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई। डेल थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 पाई। और टी कितना टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा? डेल टी की जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल टी। इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और 1/t को अगर f से रिप्लेस करेंगे तो 2 पाई f। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां तक हमने किया था। फिर आज हम करने वाले हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, तो इसमें भी हम कुछ अजम्पशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं इसका रेडियस आर, ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है। और यहां पर एक दूसरे टाइम इंस्टेंट पे भी उसकी वेलोसिटी रेडियस आर ले लेते। इस तरीके से पहले ये डायग्राम यहां तक बना लो, और हम डेरिवेशन करें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का, जिसको हम डिनोट करेंगे एसी से, एसी से, ठीक है। हाँ, तो ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है क्या और आया कहां से, वो चीज थोड़ा सा रिकॉल करना। पिछले क्लास में हालांकि हमने डिस्कस किया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन तो क्या कांस्टेंट उसमें? स्पीड। वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में। समझ में आई ये चीज? स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। और वेलोसिटी का चेंज क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये कहां पर होगा? ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब क्यों होगा उसको हम आगे देखेंगे कि क्यों होगा, मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे उसका, ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है। देखो, कंसीडर ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion on a path, on a path with radius, on a path with radius r, on a path with radius r। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखना, let the velocity, let the velocity of object, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो भी लिखा होगा आपने, of object at two different time instants, at two different time instants are v1 and v2, are v1 and v2, ठीक है। तो एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, हम ये मान लेते हैं कि उसका मोशन का डायरेक्शन ये वाला है, और उसकी वेलोसिटी जो है दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे, एक टाइम इंस्टेंट ये वाला ले रहा हूं, एक टाइम इंस्टेंट ये वाला ले रहा हूं, तो उसकी जो वेलोसिटी है, एक बार v1 है और दूसरी बार हमने क्या ले लिया? v2 ले लिया। तो उसकी वेलोसिटी का देखो डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका क्या होगा? टेंजेंशियल होगा, है ना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी इसकी वेलोसिटी, और इसको मैं ले लेता हूं v1 और इस वाले पार्ट को मैं ले लेता हूं v2, ठीक है।
यहां तक हो गया सबका। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, भले ही v1 और v2 अलग हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट। तो यहां पर हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल्स टू v। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू v। लिख लिया सबने, ठीक है। और यहां पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ये वाला एंगल को हमने ले लिया थीटा, ओके। अब इधर पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पर हम वेक्टर का कंसेप्ट यूज करने वाले, कैसे अप्लाई होगा थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो v1 वाली वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। पता है ना कौन सा, वो 10th में पढ़े थे रूल, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है। यहां पर ये वाली वेलोसिटी भी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। अब अगर मान लो मैं v1 और v2 इन वेक्टर्स पे वेक्टर अलजेब्रा अगर अप्लाई करना चाह रहा हूं, वेक्टर एडिशन अप्लाई करना चाह रहा हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन वेक्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहां पर ले लिया v1, मान लो ये ले लिया मैंने वेक्टर v1, और यहां पर ले लिया मान लो वेक्टर v2, ठीक है। ये वाला वेक्टर हो गया v1 और ये वाला वेक्टर हो गया v2, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बनाता हूं और इसको अगर ज्वाइन करता हूं, ये वाले वेक्टर को ज्वाइन करता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं O, इस पॉइंट को ले लेते हैं A, और इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं B, ठीक है। थोड़ा सा याद करके बताना, ये जो वेक्टर AB जो बन रहा है, इस वेक्टर को मैं नया नाम दे देता हूं, वेक्टर डेल V नाम दे देता हूं, ठीक है, वेक्टर डेल V। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि अगर मान लो ये वाला एक वेक्टर है, वेक्टर OA, और दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर AB, इनको मैंने कैसे ज्वाइन किया, हेड टू टेल ज्वाइन किया है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा या जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर कौन सा बनेगा, इनिशियल पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड, मतलब ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, OB के बराबर होगा। याद आया ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेक्टर v1 प्लस वेक्टर डेल v प्लस वेक्टर डेल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर v2। क्या ये क्लियर हो गया? या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। डेल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ये बताओ v1 और v2 के बीच का एंगल कितना होगा। v1 और v2 इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? हाँ, v1 और v2 को हेड टू टेल हमने उसके रिजल्टेंट के लिए किया। मतलब अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्वांटिटी चाहिए तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों को हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। हाँ, मैं क्या पूछा था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल जो है यही होगा एंगल जो यहां पर बन रहा है। यहां पर कितना एंगल बन रहा था, थीटा। इसके पीछे का कंसेप्ट समझो। देखो, अगर मान लो यहां पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस पॉइंट से इन दोनों के बीच में मान लो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं इस तरीके से, यहीं से मैं यहां पर भी एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं इस तरीके से, ये दो परपेंडिकुलर बना, तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल भी कितना बनेगा, ये दोनों लाइन के बीच का भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। कैसे थीटा बनेगा, आप चाहो तो ये ट्राइंगल में वो जो आपने पढ़ा है ना 9th और 10th में, सिमिलैरिटी का रूल, लाइंस और एंगल्स वाला रूल, वो सब अगर फॉलो करोगे, अगर ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इस पूरे ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाले पूरे ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे, तो ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है और राइट वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये वाला एंगल अगर थीटा डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। इतना पूरा समझने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ये समझ लो, अगर मान लो ये दो लाइन पे ये दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर पे बनने वाला एंगल इन दोनों लाइन के बीच के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल भी यहां पर क्या बन जाएगा, थीटा। मार्क कर दो इस एंगल को, थीटा।
ठीक है, अभी हमने वेलोसिटी के वेक्टर कंपोनेंट्स लिए हैं, अब हम एक काम करते हैं डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अगर वेक्टर कंपोनेंट लेंगे तो यहां पर देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो रहा है, तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, डेल एस से डिनोट कर देंगे, ये हो गया डेल एस। अब अगर इस चीज को भी मैं ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं और ये डेल एस को बहुत स्मॉल चेंज कंसीडर करता हूं, तो यहां पर भी एक ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन बनेगा सिमिलर टाइप का, देखो इसी टाइप का बनेगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया आर, ये वाला पार्ट क्या हो गया आर, इसी चीज को मैं एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ट्रायंगल। और ये वाला पार्ट यहां पर क्या हो जाएगा, डेल एस बन जाएगा, और ये वाला एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये वाला पार्ट एक्चुअल में तो ट्रायंगल नहीं है, वो क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर और ट्रायंगल अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर इस एंगल का चेंज मैं बहुत कम लूं तो उस केस में ये जो सेक्टर है वो कैसा बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसे सेक्टर को ट्रायंगल कंसीडर करने के लिए हम एक स्मॉल चेंज लेते हैं, डी टी इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेते, डेल टी इज इक्वल टू हम क्या ले लेते, डी टी। तो जो डेल एस है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, डीएस से, और जो डेल वी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, डीवी से। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां पर ये जो डेल एस है इसको हम लिख सकते हैं डीएस, और ये जो डेल वी है उसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, डीवी। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, अब आप ये दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखोगे, इस ट्रायंगल की बात करिए, कौन से टाइप का ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इसके क्या है, इक्वल, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां पर ध्यान दोगे V1 और V2 दो अलग वेलोसिटी है, लेकिन हमने क्या लिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है। मतलब हमने यहां कहीं लिखा है ना, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, मतलब ये दोनों का लेंथ भी आपस में क्या होगा, सेम। मतलब ये भी कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों का ये एंगल क्या आ रहा है, सेम। तो इसका मतलब ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को। और अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से, डबल ए या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये फिगर सबने बना लिया, ये चीज भी मार्क कर दिया। इसके बाद लिखो, इसकी मार्किंग कर देते, एक काम करते, इसको तो हमने कर दिया ओ ए बी, इस वाले ट्रायंगल को मार्क कर दो पी क्यू आर, इस वाले ट्रायंगल को मार्क कर दो पी क्यू आर, और यहां पर लिखो ट्रायंगल्स ओ ए बी and PQR, triangles OAB and PQR are similar triangles, are similar triangles। आपको पूरा उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लिख देना बस, क्यों सिमिलर है, डबल ए सिमिलैरिटी रूल से, डबल ए सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर है। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है उसमें। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो यहां पर मैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहा हूं, देखो कौन सी, ये लिया मैंने डेल वी, और उसका करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या है, डेल एस, और उसका करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, डेल वी। तो यहां पर डेल एस अपॉन डेल वी इज इक्वल टू ये वाली साइड्स का रेशियो, ये वाली साइड्स का रेशियो। तो ये वाली साइड क्या है, आर अपॉन ये वाली साइड क्या है, V2। तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन V2। क्लियर हो गया ये चीज। V2 मतलब V2 का मैग्नीट्यूड, और V2 का मैग्नीट्यूड या V1 का मैग्नीट्यूड, सारे का मैग्नीट्यूड को हम क्या ले रहे हैं, यहां पर V ले रहे हैं, V से डिनोट कर रहे हैं, देख लो यहां पर। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा डेल एस बाय डेल वी इज इक्वल टू R अपॉन V, R अपॉन V। ठीक है, अब अगर हम इंस्टेंटेनियस चेंज ले रहे हैं तो डेल एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, डीएस से, डेल वी को किससे रिप्लेस कर देंगे, डीवी से। तो ये क्या आ जाएगा, डीएस बाय डीवी इज इक्वल्स टू आर अपॉन वी, आर अपॉन वी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब एक काम करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली टर्म को, और डीवी को इधर भेज देते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डीएस वी डीएस, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, आर डीवी। क्लियर हो गया ये चीज। VDS इज इक्वल टू RDV। अब अगर हमें
वेलोसिटी चाहिए तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें वेलोसिटी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम से। तो दोनों तरफ क्या कर देते? dt से डिवाइड कर देते। dt से डिवाइड करेंगे तो v ds बाय dt इज इक्वल टू r dv बाय dt, ऐसा हो जाएगा। v ds बाय dt इज इक्वल टू r dv बाय dt। dv बाय dt क्या है? एक्सेलरेशन। तो इसको ही हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC। और ये ds बाय dt ये क्या है? वेलोसिटी। और ये लीनियर वेलोसिटी है बिकॉज ds लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू v। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू AC, या AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगर आपको इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो एंगुलर वेलोसिटी और इसमें क्या रिलेशन था चेक करो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? v अपॉन r, या v इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा इंटू r। तो v की जगह पे ओमेगा इंटू r लिख दो, v की जगह पे ओमेगा इंटू r लिख दो यहां पर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये वाला r और ये वाला r कट जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर? ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो हम चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, या फिर ऊपर वाला भी, डिपेंडिंग ऑन जो भी कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, एक ये मेथड है जिससे आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कंसिडरेशन है। ये ऐसा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने लिया है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है समझना। यहां तक हो गया क्या सबका? एक बार बताओ मुझे। ओके, अब अगर मान लेते कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका सेंटर इस तरफ है, इसमें इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर यहां पर इस इंस्टेंट पे मैं इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लेता हूं, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सेंटर की तरफ आने वाला और दूसरा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगर मैं सेंटर की तरफ आने वाले कंपोनेंट की बात करता हूं, तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा? AC से। और ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? AT से। क्लियर हो गया ये चीज? दो टाइप का एक्सेलरेशन है, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा क्या हो गया? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो चेंज, या इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। तो AT की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और सिर्फ जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो टुवर्ड्स कहां पर मिलेगा? सेंटर की तरफ मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहां पर आपका इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगी। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को बांध के रखा है, आप एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, तो उसका एक्सेलरेशन में दोनों कंपोनेंट आएंगे, टेंजेंशियल भी आएगा और सेंट्रल भी आ जाएगा। तो उस एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? A से। अब उसमें दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सेंट्रिपिटल वाला, जिसमें एंगल को हम मान लेते हैं क्या है? थीटा। दूसरा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये वाला जो सेंट्रिपिटल कंपोनेंट है AC, उसकी वैल्यू अगर आप A के टर्म्स में निकालोगे तो क्या होगा? देखो ये वाला पार्ट याद करो, इसको इस तरीके से बनाता हूं। मान लेते हैं ये हो गया एक्सेलरेशन A, ये हो गया उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC, ये हो गया उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट AT। ये वाला एंगल बन रहा है थीटा। अगर आपको AC की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ A, तो क्या आ जाएगा? ये A cos थीटा। अगर आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? A sin थीटा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो AC की वैल्यू क्या होगी यहां पर? A cos थीटा,
और AT की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, A साइन थीटा, A साइन थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट यहां पर जीरो है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे कि यहां पर AT की वैल्यू आपको जीरो मिल जाए। थीटा की वैल्यू यहां पर आपको क्या लेनी पड़ेगी, जीरो। समझ में आ रहा है ये चीज। थीटा की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, जीरो। ये वाली वैल्यू जीरो, मतलब कौन सा पार्ट आ जाएगा यहां पर, सिर्फ AC वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का पोर्शन हो गया क्या, एक बार चेक करो सब। ये तुम लोगों के सिलेबस में है कि नहीं, पहले ये बताओ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन नहीं है क्या, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक है। ओके, तो यहां तक का पोर्शन फिर काम का है, यहां तक की चीजें नोट डाउन कर लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक। ओके, देखो सेम डेरिवेशन को ना एक और तरीके से आप यहां पर डिराइव कर सकते हो इजियर वे में। वो क्या है, स्टार्टिंग में हमने लीनियर एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये किया था डेरिवेशन। अगर यहीं पर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt। बट इससे ना एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ना, अगर आपका डेरिवेशन आता है तो। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। dv बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ ओमेगा r, ठीक है। ओमेगा को हम कांस्टेंट अज्यूम करते, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट लेते। तो dv बाय dt इज इक्वल्स टू, ओमेगा आ गया बाहर, यहां पर क्या हो जाएगा, ये dr बाय dt। इस dr बाय dt को आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लो, ठीक है। तो dr बाय dt लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वाला पार्ट किससे रिप्रेजेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको आप किससे डिनोट कर दोगे, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, जिसको आप किससे डिनोट कर दोगे, v से। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू वी, और dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, जिसको आप किससे डिनोट कर दोगे, a से। तो a इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी आ गया। अब v की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो यहां पर ओमेगा इंटू आर लिखोगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इससे भी आप प्रूफ कर सकते हो, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये सिर्फ आप फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लिखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, ये डिराइव करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC क्या डिराइव किया था, अभी हमने फॉर्मूला चेक करो। AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब याद करो, अभी हमने देखा था ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ये हमने किया था पिछले क्लास में, आज भी मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवाया था। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf। अगर ओमेगा की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 2πf का होल स्क्वायर इंटू आर। सो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4π स्क्वायर f स्क्वायर इंटू आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डेरिवेशन हम यहीं पर देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिनोट करते हैं FC से। फोर्स का फॉर्मूला तो याद होगा सबको, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिनोट करें FC से, तो यहां पर मास की जगह पे m आ जाएगा, और एक्सेलरेशन A की जगह पे क्या आ जाएगा,
एसी एसी आ जाएगा, ए की जगह पे एसी आ जाएगा, और एसी की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली है, एसी की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। यहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, v बाय आर। ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे v बाय आर से, तो सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाएगा m इंटू v बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये r और ये r कट गया, और सेंट्रिपेटल फोर्स यहां पर एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर। हो गया यहां तक सभी का? चलो एक आध दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.9 है, तो नोट करना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.9 क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव of radius 12 centimeter. An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter, of radius 12 centimeter, moves along the groove, moves along the groove steadily, moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 10 seconds, and completes 7 revolutions in 10 seconds, and complete 7 revolutions in 10 seconds. Full stop. फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। सेकेंड पार्ट है, is the acceleration vector a constant vector, is the acceleration vector a constant vector, what is its magnitude, what is its magnitude। हाँ, सेकेंड पार्ट कहिए। अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन है एक बार क्वेश्चन में पढ़ के लिखो। तो आपको ये दिया हुआ है कि 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स। 10 बोला क्या मैंने, वो 100 एक्चुअली, करेक्ट कर लो उसको। 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स, तो मतलब ये वैल्यू क्या है इनडायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 7/100। तो लिख लो f इज इक्वल टू 7/100। और क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको दो चीजें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, लीनियर स्पीड मतलब v। तो चेक करो ओमेगा और v का क्या फॉर्मूला है और उसको अप्लाई करो। ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है फॉर्मूला, 2πf। ठीक है, और लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड के लिए v निकालना पड़ेगा। तो v का क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है,
हाँ सॉल्व किया। तो f की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन थी, 7/100। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 7/100। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100। ये 7 कट गया तो 44/100। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अब v लीनियर वेलोसिटी ये कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा की वैल्यू 0.44 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48 का 8, ये आ गया 4, 12 4 जा 48 प्लस 4 52 का 2, इधर पे आ गया 5, ये आ जाएगा 5.28 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आ गया सभी का? सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है पढ़ो। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। फिर पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। आपको ये बताना है क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो कांस्टेंट वेक्टर कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स हो हर पॉइंट पे। समझ में आ रहा है ये चीज। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करें तो यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन है, जो इंसेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हर पॉइंट पे उसका जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है एसी है वो टुवर्ड्स द कहां पर आ रहा है, सेंटर आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन उसका डायरेक्शन हर जगह पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एसी का फॉर्मूला क्या था चेक करो। अभी हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाल ली थी 0.44, तो यह आ जाएगा 0.44 होल स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 12। सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा फाइनल आंसर 2.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ओके अब इस पे बेस्ड एक आध दो और न्यूमेरिकल देख लो। क्वेश्चन नोट करना। A cyclist is riding with a speed of 27 kilometer per hour, with a speed of 27 kilometer per hour, full stop. As he approaches a circular turn, as he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, he applies the brake and reduces his speed, what is the magnitude of net acceleration of the cyclist what is the magnitude of net acceleration of cyclist? That's it. What is the magnitude of net acceleration of cyclist? नोट कर लिया सबने क्वेश्चन। तो क्या गिवन है, देखो यहां पर एक साइक्लिस्ट है और वो टर्निंग पे ब्रेक अप्लाई कर रहा है।
टर्निंग पे ब्रेक अप्लाई कर रहा है, और क्या क्या चीज गिवन है, किस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड गिवन है। तो ये जो स्पीड गिवन है ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, v की वैल्यू गिवन है, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस गिवन है, उसका रेडियस कितना गिवन है 80 मीटर, इसका रेडियस मतलब r की वैल्यू कितनी गिवन है 80 मीटर। तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल लो मीटर पर सेकेंड में, और r की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, AC मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, आगे क्या। सबसे पहले v की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में कितनी आ रही है 7.5 मीटर पर सेकेंड। AC का फॉर्मूला देखो जल्दी से, क्या किया था हमने, v स्क्वायर बाय r, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू कितनी होगी 80, कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे ये, हाँ 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा है, वो नोट करना। ये ना प्रोजेक्टाइल मोशन का है, मैंने देखा ये डेरिवेशन कई जगह पे पूछा है। लिखा है क्वेश्चन, derive an expression for equation of trajectory for projectile motion. Derive an expression for equation of trajectory for projectile motion. ठीक है, हाँ मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, या तो इस तरीके से भी पूछ सकता है एक और अल्टरनेट फॉर्म में, प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, या प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले वो सारे कंसेप्ट स्टार्टिंग वाले याद है ना, जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या अप्लाई किया, v नॉट, एंगल ऑफ लॉन्चिंग क्या हो गया, थीटा नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद इसका वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, v नॉट कॉस थीटा नॉट। y एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा नॉट। क्लियर हो गया। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया लॉ ऑफ मोशन का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ a एक्सेलरेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -g(j). क्लियर हो गया ये चीज। और इसके बाद s जो इसका पोजीशन वेक्टर, जो इसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, r ऑफ t से। u इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या लिया था, v नॉट। स्टार्टिंग में आज ये मैं बता रहा था, अगर याद होगा तुम लोगों को, तो ये आ गया v नॉट ऑफ t प्लस हाफ a की जगह पे आ जाएगा -g(j), और ये आ गया t। क्लियर हो गया यहां तक। अब v नॉट के प्लेस पे क्या आएगा, तो v नॉट के प्लेस पे इसका x एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v नॉट कॉस थीटा नॉट i। y एक्सिस का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v नॉट साइन थीटा नॉट j। तो r ऑफ t इज इक्वल्स टू आ गया, r ऑफ t इज इक्वल टू आ गया v नॉट कॉस थीटा नॉट i कैप प्लस v नॉट साइन थीटा नॉट j कैप इंटू t, और ये हो जाएगा माइनस GT
ये स्क्वायर है, स्क्वायर मिस हो गया यहाँ पर, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, जी टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप, चेक कर लेना यहां तक, ठीक है। फिर उसके बाद आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स ओपन करके इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाला कंपोनेंट जो आई कैप वाला कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी इंटू आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा नॉट टी टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 इंटू जे कैप। ये स्टार्टिंग में भी आज हमने डिस्कस किया था, यहां तक अगर याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। यहां तक का एक्सप्रेशन ध्यान में है ना सबको, ओके। यहां पर आर ऑफ टी क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट, वो क्या बताता है, उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की पोजीशन, और ये क्या है, उसके वाई एक्सिस के डायरेक्शन की पोजीशन। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला पार्ट क्या है, उस प्रोजेक्टाइल का वाई कोऑर्डिनेट। याद है ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर है सबको। अब आपको ये प्रूफ कर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी ट्रेजेक्ट्री, मतलब इसके पाथ जो है ना, इसकी इक्वेशन बतानी है कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, या ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगी, पैराबोलिक इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर ना आपको मैथमेटिकल कुछ कंसेप्ट में बताता हूं। इसके पहले आपने क्या क्या चीजें पढ़ा है, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, एक्स प्लस वाई वाला, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये वाला इस तरह का इक्वेशन पढ़ा है। इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता था, इसका ग्राफ हमेशा क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन। आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी नहीं है, लेकिन सर्कल चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद होगा। तो सर्कल की इक्वेशन एक्चुअली कैसे बनती है बताए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं, इसमें एक्स और वाई दोनों में क्या होती है, क्वाड्रेटिक टर्म होती है। यहां पर एक्स और वाई दोनों में क्या होती है, लीनियर टर्म होती है। तो दोनों में लीनियर टर्म मतलब लाइन, दोनों में क्वाड्रेटिक टर्म मतलब क्या बनेगा, सर्कल। लेकिन पैराबोला की जो इक्वेशन होती है उसमें एक में लीनियर होता है और दूसरे में क्या होता है, क्वाड्रेटिक। मतलब x की पावर 2 और y की पावर क्या होगा, 1, या उल्टा भी हो सकता है, y की पावर 2 और x की पावर क्या होगा, 1। ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं उनका ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला बनता है, या पैराबोलिक शेप होता है। जैसा हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखा होगा, अगर याद होगा पॉलिनोमियल में कई बार आपके क्वेश्चन आते थे, वो डॉल्फिन वाला क्वेश्चन आता था, डॉल्फिन जंप कर रही है तो पैराबोलिक बन रहा है शेप, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो पॉलिनोमियल होता था, p ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन ऐसा बनता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x समथिंग कुछ बनता था। यहां पर p ऑफ x जो होता था उसको हम y ले लेते थे, y इज इक्वल टू, क्योंकि y एक्सिस में प्लॉट होता था। तो मतलब कुल मिला के यहां पर हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एक क्वाड्रेटिक टर्म होगी और दूसरी क्या होगी, लीनियर टर्म होगी। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो चेक करना। हमें x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। यहां पर कुल मिला के वेरिएबल देखे जाए तो 3 वेरिएबल है। 3 कौन से वेरिएबल है, एक तो t एक वेरिएबल है टाइम वाला, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अपने आप चेंज हो रहा है। दूसरे जो वेरिएबल है x और y, वो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, t को हटाना पड़ेगा। तो t को हटाने के लिए हम आसान है कि x से t की वैल्यू निकालें। तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये आ गई t की वैल्यू। अब इस t की वैल्यू को क्या करो, यहां t की जगह पे और यहां t की जगह पे पुट कर दो y में। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी नॉट साइन थीटा नॉट, और t की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो t की जगह पे आ जाएगा x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस जी बाय 2 टी स्क्वायर। तो ये वाला t जो है उसकी जगह पे भी ये वैल्यू रख दो, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। समझ में आया यहां तक सभी को। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर देखना, ये वी नॉट और ये वी नॉट कर जाएगा, साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट, मतलब ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा नॉट इंटू एक्स। और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, माइनस
जी बाय 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पर जो अभी आपको एक्सप्रेशन मिल रही है इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से, सिर्फ एक्स और वाई। यहां पर थीटा नॉट क्या, हाँ अच्छा मैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर लिखना भूल गया, हाँ वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। यहां पर वेरिएबल कौन कौन से, सिर्फ एक्स और वाई, जी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा नॉट और वी नॉट ये दोनों चीजें क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो हम दे रहे हैं उसको। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार कई जगह पे पूछा गया है, ये मैंने देखा क्वेश्चन के फॉर्म में। आप लोगों के स्कूल में भी शायद करवाए हैं क्या ये डेरिवेशन, नहीं करवाए हैं, ओके कुछ स्कूल में करवाए हैं, तुम लोगों के में करवाए हैं क्या, ओके ठीक है चलो अगर हुआ होगा तो ये इस तरीके का बनेगा, देख लेना ठीक है। देखो अगर देखा जाए ओवरऑल तो यहां पर इस चैप्टर का तो एंड होता है, इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना मैथमेटिकल वाले वेक्टर के फॉर्म वाले आते हैं, ठीक है। अभी और क्या बताना है इसमें ये बता दो, इंटीग्रेशन का कराना है रिवाइज थोड़ा सा। तो इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो एक बार, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वाला। पहले फॉर्मूले लिख लो, इंटीग्रेशन टी रेस टू पावर एन डी टी, फॉर्मूला होता है टी रेस टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अल्जेब्रिक फंक्शन है तो, टी कोई भी अल्जेब्रिक फंक्शन है तो, साइन वाला फंक्शन है साइन टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। साइन का डिफरेंशिएशन याद है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है माइनस कॉस। और कॉस का डिफरेंशिएशन याद होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन इंटीग्रेशन में ये क्या होता है प्लस साइन टी होता है, ठीक है ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा डिफरेंशिएशन मैंने बताया था डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t, अगर ऐसा आता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, साइन का कर देते तो वो क्या हो जाता है कॉस, फिर 3t का क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन होता है cos 3t इंटू 3। याद आया ये चीज, इंटीग्रेट, इसको चेन रूल हम बोलते हैं एक्चुअली डिफरेंशिएशन के केस में। इंटीग्रेशन में ये कैसे होता है ये चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अगर साइन 80 आ जाए, साइन 80 dt अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो भाई पहले साइन का करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 80 और अपॉन में a आ जाएगा। जैसे यहां पर 3t मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाता है ना, यहां पर 80 अपॉन में a हो जाएगा। समझ में आया ये चीज, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, ये तभी वैलिड होगा ये रूल जब यहां पर t वाली टर्म जो है वो उसकी एक्सपोनेंट 1 हो। समझ गए ना, अगर t की पावर 2 है 3 है तो ये फॉलो नहीं होगा, लेकिन यहाँ चेन रूल जो है डेरिवेटिव में एज इट इज लगता है। इसके ज्यादा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं इस लेवल के, फिलहाल तो यहां तक के आएंगे। अगर इंटीग्रेशन cos 80 dt है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 80 अपॉन a, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब लिमिट वाला फॉर्म तो याद होगा थोड़ा बहुत, अगर हमारे पास लिमिट गिवन है, लिमिट अगर गिवन है मान लो 0 से पाई बाय 2, तो हम कुछ नहीं करते, लिमिट इंटीग्रेट करते उसका लिमिट लगा देते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन टी डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन टी डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आ गया, ओके गलत आ रहा है आई थिंक, हाँ तो साइन का इंटीग्रेशन क्या किया सबसे पहले माइनस कॉस टी,
फिर यहां पर लिमिट लगाया होगा 0 से 2 पाई, माइनस को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये हो गया cos t, लिमिट आ गया 0 से 2 पाई, अपर लिमिट पुट किया होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो cos 2 पाई माइनस cos 0, यहां तक आया सबका। अब cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन है ना, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है। 2 पाई रेडियन का डिग्री इक्विवेलेंट क्या होता है, 360 डिग्री। कहां बनता है 360 डिग्री, वहां और कौन कौन से एंगल बनते हैं। अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ रहे हो। 360 डिग्री कहां पर बनता है, यहां पर। 0 डिग्री कहां पर बनता है, यहीं पर। तो जो cos 0 की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, cos 360 की होगी। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो cos 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 हुआ ना, तो cos 360 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 माइनस 1 आएगा, समझ में आई ये चीज। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 क्यों आई, इसके पीछे का अगर बैकग्राउंड आपको समझना है तो इधर पे थोड़ा सा देख लो, ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाता क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, देखो 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 ये हो गया पाई, और यहां पर ये कितना आ गया, 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में जब हम इंटीग्रेट करते तो ये वाला एरिया जितना ऊपर है उतना ही ये वाला एरिया क्या है, नीचे। तो ये उतना ही पॉजिटिव और उतना ही क्या है, नेगेटिव, इसलिए ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इंटीग्रेशन मतलब सम अप करना, तो जब ओवरऑल आप सम अप करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये निकालना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स साइन टी माइनस कॉस 2t dt, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 0 टू पाई साइन टी माइनस कॉस 2t dt। तो सबसे पहले साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आ गया होगा माइनस कॉस टी, लिमिट आ गई इसकी 0 से पाई, माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस 2t का कितना आ रहा है, साइन 2t अपॉन टू, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके पाई। यहां तक आई होप सबने कर लिया होगा। हाँ, अब यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0, माइनस यहां पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, देखो क्या आ रहा है। हाँ सॉल्व किया, क्या आया, इधर पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 पाई माइनस ये क्या हो गया, साइन 0, ऐसा हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर ना बस एक वैल्यू निकालने में बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम जा रही होगी, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, -1 करेक्ट।
ठीक है, अगर तुम लोगों को वैल्यू याद नहीं रहती है या नहीं रखनी है, सिर्फ ग्राफ याद रखो, बस उससे वैल्यू याद आ जाएगी। कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, तो कॉस का ग्राफ इस तरीके का बनता है। ठीक है, कॉस का ग्राफ इस तरीके का बनता है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। 180 मतलब पाई होता है, तो कॉस पाई की जगह पे कितना आ जाएगा, -1। तो ये आ गया -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन 2 पाई और साइन 0। साइन 0 तो सबको पता है ना, 0। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। वो कहाँ पर बनता है, 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों सेम एंगल है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। तो ये दोनों आ गया 0। तो मतलब -1 -2 हो गया, -2 और ये माइनस मतलब कितना आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है इंटीग्रेशन के। तुम लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो बता दो मैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसी टाइप के क्वेश्चंस, या इसमें और क्या हो सकता है वो भी बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin 2 pi t ऐसा दे सकता है। क्या इस तरह के फंक्शंस दे रहा है। अगर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। यहां पर मैंने t रखा और जो लिमिट्स रखी है वो एंगल रेडियंस में 0 से पाई। यहां पर मैंने एंगल में क्या दे दिया, 2 पाई दे दिया, और लिमिट यहां पर मैंने क्या दे दी, इंटीजर वाली दे दी, जैसे 0 से 1। तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, साइन 2 पाई टी। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 पाई टी। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई। अपॉन 2 पाई क्यों आया, जो उसका कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में। लिमिट यहां पर कहां से कहां आ जाएगी, 0 से लेके 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 अपॉन 2 पाई। अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई। लोअर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0। cos 2 पाई और cos 0 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों टर्म कट जाएगी। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जिसमें प्रॉब्लम आ रही ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रल्स के। ओके ठीक है, एक काम करते हैं नेक्स्ट। हाँ कुछ है क्वेश्चंस बता दो। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी अपनी उसमें ना डेरिवेशंस का टेस्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा सारे डेरिवेशंस। संडे को या संडे को कर ले, या नया चैप्टर चालू कर दे, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है चलो, लेकिन इसका एक टेस्ट लेना है। तो टेस्ट ये याद रखो कि मैं इस संडे को अगर नहीं लेता हूं तो बीच में कभी भी एक दिन लूंगा। हाँ, डेरिवेशंस का और न्यूमेरिकल भी रहेंगे थोड़े। हाँ, डेरिवेशन में देखो 2 ही 3 तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है, रेंज का हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, टोटल फ्लाइट टाइम हो गया, ट्रेजेक्टरी प्रूव करने वाला हो गया, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो हो गया, इसके सारे डेरिवेशंस। ठीक है, और क्या आता है इसमें इस चैप्टर में, और तो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेक्टर याद है ना, तुम लोग भूल तो नहीं गए हो ना स्टार्टिंग में। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसका यूज नहीं है अभी तक। क्रॉस प्रोडक्ट बताना है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट एक बार बता दूंगा या तो फिर मैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो करवाया था मैंने, याद है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर का बहुत सारा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एनसीईआरटी में देख लेना, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उसमें से एक आध दो क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल के। ठीक है, ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की क्लास।